आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपाल के संविधान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बीए सेकेंड ईयर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग नेपाल के संविधान के पूरे चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद परीक्षा में नेपाल के संविधान से संबंधित आप अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं इस वीडियो को बहुत सारे छात्रों की डिमांड पर बना रहा हूँ। बहुत सारे छात्रों ने नेपाल के संविधान के बहुविकल्पी प्रश्न के वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे, तो आप लोग कहें मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं नेपाल के संविधान के बहुविकल्पी प्रश्न को लेके आ गया हूं। जिन छात्रों का परीक्षा है उन सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी तरह अन्य देश के संविधान के बहुविकल्पी प्रश्न के वीडियो भी डाले हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपाल में संविधान सुधार आयोग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन अ है अप्रैल 1988 में, ऑप्शन ब है अप्रैल 1989 में, ऑप्शन स है अप्रैल 1990 में, ऑप्शन द है अप्रैल 1991 में। तो ऑप्शन नंबर स सही है, अप्रैल 1990 में। तो अप्रैल 1990 में नेपाल में संविधान सुधार आयोग कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन की स्थापना की गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन अ है गाय, ऑप्शन ब है घोड़ा, ऑप्शन स है हरिण, ऑप्शन द है हाथी। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, गाय। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल के संविधान में नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन अ है भाग 1 में, ऑप्शन ब है भाग 2 में, ऑप्शन स है भाग 3 में, ऑप्शन द है भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, भाग 2 में। तो नेपाल के संविधान में नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाल के संविधान में सम्मानार्थ नागरिकता होनररी सिटीजनशिप की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन अ है अनुच्छेद 8 में, ऑप्शन ब है अनुच्छेद 9 में, ऑप्शन स है अनुच्छेद 10 में, ऑप्शन द है अनुच्छेद 11 में। तो ऑप्शन नंबर स सही है, अनुच्छेद 10 में। तो नेपाल के संविधान में समानार्थ नागरिकता होनररी सिटीजनशिप की व्यवस्था अनुच्छेद 10 में की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपाल का संविधान ऑप्शन अ है बहुत अधिक संक्षिप्त है, ऑप्शन ब है बहुत अधिक व्यापक है, ऑप्शन स है सामान्य आकार का है, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स सही है, सामान्य आकार का है। तो नेपाल का संविधान सामान्य आकार का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की प्रस्तावना में नेपाल को एक ऑप्शन अ है संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया है, ऑप्शन ब है निरंकुश राजतंत्र घोषित किया गया है, ऑप्शन स है कुलीन तंत्र घोषित किया गया है, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में नेपाल को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो नेपाल के संविधान में कितने परिशिष्ट हैं? ऑप्शन अ है 2, ऑप्शन ब है 3, ऑप्शन स है 4, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, 3। तो नेपाल के संविधान में कुल 3 परिशिष्ट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन अ है 131 अनुच्छेद, ऑप्शन ब है 132 अनुच्छेद, ऑप्शन स है 133 अनुच्छेद, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर स सही है, 133 अनुच्छेद। तो नेपाल के संविधान में 133 अनुच्छेद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन अ है अनुच्छेद 113, ऑप्शन ब है अनुच्छेद 116, ऑप्शन स है अनुच्छेद 119, ऑप्शन द है अनुच्छेद 121। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, अनुच्छेद 116। तो नेपाल के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 116 में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपाल में नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? ऑप्शन अ है भाग 1 में, ऑप्शन ब है भाग 2 में, ऑप्शन स है भाग 3 में, ऑप्शन द है भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर स सही है, भाग 3 में। तो नेपाल के नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान के भाग 3 में किया गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, नेपाल में संविधान द्वारा नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन अ है 11, ऑप्शन ब है 12, ऑप्शन स है 13, ऑप्शन द है 15। तो ऑप्शन नंबर स करेक्ट है 13। तो नेपाल के संविधान द्वारा नागरिकों को 13 अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपाल के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ऑप्शन अ है भाग 2 में, ऑप्शन ब है भाग 3 में, ऑप्शन स है भाग 4 में, ऑप्शन द है भाग 5 में। तो ऑप्शन नंबर सही है भाग 4 में। तो नेपाल के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपाल के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जा सकता है? ऑप्शन अ है केवल प्रतिनिधि सभा में, ऑप्शन ब है केवल राष्ट्रीय सभा में, ऑप्शन स है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है संसद के किसी भी सदन में। तो नेपाल के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में राजपद की व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन अ है इंग्लैंड, ऑप्शन ब है जापान, ऑप्शन स है अमेरिका, ऑप्शन द है नेपाल। तो ऑप्शन नंबर सही है अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्र में राजपद की व्यवस्था नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान द्वारा नेपाल में ऑप्शन अ है संसदात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन ब है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन स है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय स्थापित किया गया है, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है संसदात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। तो संविधान द्वारा नेपाल में संसदात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान द्वारा नेपाल में ऑप्शन अ एकात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन ब संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन स संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का मिश्रण है, ऑप्शन द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ सही है एकात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। तो संविधान द्वारा नेपाल में एकात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन अ है भारत, ऑप्शन ब है आयरलैंड, ऑप्शन स है नेपाल, ऑप्शन द है उपयुक्त राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है उपयुक्त राज्यों में। तो भारत, आयरलैंड और नेपाल राज्य के संविधानों में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, नेपाल की दलीय पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन अ एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन ब द्विदलीय पद्धति, ऑप्शन स बहुदलीय पद्धति, ऑप्शन द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही है बहुदलीय पद्धति। तो नेपाल की दलीय पद्धति बहुदलीय पद्धति की विशेषता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, नेपाल में संविधान संशोधन विधेयकों पर महामहिम को ऑप्शन अ है पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त है, ऑप्शन ब विलंबकारी निषेधाधिकार प्राप्त है, ऑप्शन स अविलंबकारी निषेधाधिकार प्राप्त है, ऑप्शन द किसी प्रकार का निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ब सही है विलंबकारी निषेधाधिकार प्राप्त है। तो नेपाल में संविधान संशोधन विधेयकों पर महामहिम को विलंबकारी निषेधाधिकार प्राप्त है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। तो नेपाल के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन अ है अनुच्छेद 20, ऑप्शन ब है अनुच्छेद 21, ऑप्शन स है अनुच्छेद 22, ऑप्शन द है अनुच्छेद 23। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है अनुच्छेद 23। तो नेपाल के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदान किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, नेपाल में राज सिंहासन के उत्तराधिकार के कानूनों के निर्माण, उनके संशोधन और उन्हें रद्द करने के संबंध में संविधान द्वारा किसे अधिकार प्रदान प्राप्त है? ऑप्शन अ है संसद को, ऑप्शन ब है महामहिम नेपाल नरेश को, ऑप्शन स है न्यायालय को, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब सही है महामहिम नेपाल को। तो नेपाल में राज सिंहासन के उत्तराधिकार के कानूनों के निर्माण, उनके संशोधन और उन्हें रद्द करने के संबंध में संविधान द्वारा महामहिम नेपाल नरेश को सभी अधिकार प्राप्त हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से
कौन नेपाल की संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन अ है प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन ब है राष्ट्रीय सभा, ऑप्शन स है महामहिम, ऑप्शन द है महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन नंबर द सही है, महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक को नेपाल की संसद का अंग नहीं बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, नेपाल के महामहिम को राष्ट्रीय सभा में कितने सदस्य के मनोनयन का अधिकार है? ऑप्शन अ है 5 सदस्य, ऑप्शन ब है 10 सदस्य, ऑप्शन स है 15 सदस्य, ऑप्शन द है 20 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, 10 सदस्य। तो नेपाल के महामहिम को राष्ट्रीय सभा में 10 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से राज्य परिषद का सदस्य हैं? ऑप्शन अ प्रधानमंत्री, ऑप्शन ब मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन स प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, ऑप्शन द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर द सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य परिषद का सदस्य इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, नेपाल में राज्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन अ है महामहिम, ऑप्शन ब है प्रधानमंत्री, ऑप्शन स है प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, महामहिम। तो नेपाल में राज्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता महामहिम वहाँ के राजा नरेश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, नेपाल में मंत्रिपरिषद में नियुक्त कोई सदस्य यदि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितनी अवधि में संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी? ऑप्शन अ है 1 माह में, ऑप्शन ब है 3 माह में, ऑप्शन स है 6 माह में, ऑप्शन द है 1 वर्ष में। ऑप्शन नंबर स सही है, 6 माह में। तो नेपाल में मंत्रिपरिषद में नियुक्त कोई सदस्य यदि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह की अवधि में संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, नेपाल में प्रधानमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? ऑप्शन अ है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ब है महामहिम, ऑप्शन स है प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के समक्ष, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, महामहिम नरेश के समक्ष। तो नेपाल में प्रधानमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ महामहिम नरेश के समक्ष लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, नेपाल में कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन अ है 18 वर्ष, ऑप्शन ब है 20 वर्ष, ऑप्शन स है 21 वर्ष, ऑप्शन द है 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, 18 वर्ष। तो नेपाल में 18 वर्ष की आयु के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, नेपाल में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? ऑप्शन अ है 2 वर्ष, ऑप्शन ब है 4 वर्ष, ऑप्शन ब स है 5 वर्ष, ऑप्शन द है 7 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर स सही है, 5 वर्ष। तो नेपाल में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, नेपाल में राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन अ है 40, ऑप्शन ब है 50, ऑप्शन स है 60, ऑप्शन द है 80। तो ऑप्शन नंबर स सही है, 60। तो नेपाल में राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या 60 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, नेपाल में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? ऑप्शन अ है 2 वर्ष, ऑप्शन ब है 4 वर्ष, ऑप्शन स है 5 वर्ष, ऑप्शन द है 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, 6 वर्ष। तो नेपाल में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, नेपाल में प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? ऑप्शन अ है वह नेपाल का नागरिक हो, ऑप्शन ब है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, ऑप्शन स है वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, ऑप्शन द है उपयुक्त में से उपयुक्त सभी योग्यताएं आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, उपयुक्त सभी योग्यताएं आवश्यक हैं। तो नेपाल में प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए वह नेपाल का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, तो नेपाल में संसद की संयुक्त समिति के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन अ है 10 सदस्य, ऑप्शन ब है 15 सदस्य, ऑप्शन स है 20 सदस्य, ऑप्शन द है 25 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, 15 सदस्य। तो नेपाल के संसद की संयुक्त समिति में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, नेपाल में महामहिम द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को कितनी अवधि के भीतर प्रतिनिधि सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक है? ऑप्शन अ है 1 माह के भीतर, ऑप्शन ब है 6 माह के भीतर, ऑप्शन स है 3 माह के भीतर, ऑप्शन द है 1 वर्ष के भीतर। तो ऑप्शन नंबर स सही है,
3 माह के भीतर। तो नेपाल में महामहिम द्वारा की गई आपातकालीन की घोषणा को 3 माह के अवधि के भीतर प्रतिनिधि सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, नेपाल में वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रीय सभा अधिकतम कितने दिनों तक विचार कर सकती है? ऑप्शन अ है 15 दिन, ऑप्शन ब है 1 माह, ऑप्शन स है 3 माह, ऑप्शन द है 21 दिन। तो ऑप्शन नंबर अ सही है 15 दिन। तो नेपाल में वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रीय सभा अधिकतम 15 दिन तक विचार कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, नेपाल में न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन अ है भाग 11 में किया गया है, ऑप्शन ब है भाग 10 में किया गया है, ऑप्शन स है भाग 9 में किया गया है, ऑप्शन द है भाग 8 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, भाग 11 में किया गया है। तो नेपाल में न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 11 में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, नेपाल में महामहिम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सिफारिश से करते हैं? ऑप्शन अ है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ब है न्याय मंत्री, ऑप्शन स है संवैधानिक परिषद, ऑप्शन द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर स सही है, संवैधानिक परिषद। तो नेपाल में महामहिम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संवैधानिक परिषद की सिफारिश पर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, नेपाल में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष है? ऑप्शन अ है 4 वर्ष, ऑप्शन ब है 7 वर्ष, ऑप्शन स है 9 वर्ष, ऑप्शन द है 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ब सही है 7 वर्ष। तो नेपाल में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, नेपाल में महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष है? ऑप्शन अ है 4 वर्ष, ऑप्शन ब है 5 वर्ष, ऑप्शन स है 7 वर्ष, ऑप्शन द है 9 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ब सही है 5 वर्ष। तो नेपाल में महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की न्यायिक परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन अ है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ब है न्याय मंत्री, ऑप्शन स है सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन द है प्रधानमंत्री। ऑप्शन द सही है प्रधानमंत्री। तो नेपाल की न्यायिक परिषद का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की न्यायिक सेवा आयोग की सदस्य नहीं है? ऑप्शन अ है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ब है न्याय मंत्री, ऑप्शन स है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन द है प्रतिनिधि सभा के सभापति। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है प्रतिनिधि सभा के सभापति। तो नेपाल की न्यायिक सेवा आयोग की सदस्य प्रतिनिधि सभा के सभापति नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, नेपाल में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर अ है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर ब है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर स है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर द है 9 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ब सही है 6 वर्ष। तो नेपाल में लोक सेवा आयोग के अध्यक्छ और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, नेपाल में महान्यायाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति महामहिम किसकी सिफारिश पर करते हैं? ऑप्शन अ है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ब है न्याय मंत्री, ऑप्शन स है प्रधानमंत्री, ऑप्शन द है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर स सही है प्रधानमंत्री। तो नेपाल में महान्यायाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति महामहिम प्रधानमंत्री के सिफारिश पे करते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।